ठीक है। यस मैम। उसके बाद करना है आपको एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट, ये लॉन्ग में करना है। 3 क्वेश्चन ये आपको मैम शॉर्ट में करना है। पेपर 2 बता रही हैं ये कंटेम्प्रेरी इंडिया। हेलो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शॉर्ट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शॉर्ट में करना है। दिस वन मैम बस वो 3 बुक जो मेन है उसी का आप बताओगे ना, और जो हमारे वो पर्सनल सब्जेक्ट है उनके नहीं बताओगे ना क्या बताओगे? मैम? जैसे हिंदी और सोशल साइंस है हम लोग के पास, तो उनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताओगे क्या? उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेजे हुए हैं शायद आपने सारे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो भेजे हुए हैं ठीक है मैम। मैम ने ग्रुप में एक बार देखना, सारे टीचिंग सब्जेक्ट के भेजे हुए हैं। ओके मैम, सारे कंटिन्यू। टीचिंग सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी भेजे हुए हैं। मिल गया होगा आपको, मिला है ना? मिला है, सबको मिला है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिला किसी रीजन से तो हम मैम को कॉल करके पूछ सकते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, वैसे मिल जाना चाहिए ग्रुप में अगर आप हो तो। ग्रुप में होना है एडेड। आगे बता दो मैम। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस है तो ये यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना अलग से आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एक्ट ऑन प्रोविजन पढ़ोगे उसी में इंक्लूडेड आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, तो अलग से यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। इधर 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 ये वाला स्लाइड, ये डोर ये इधर स्लाइड करो। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ यूनिट 1 में किसी टॉपिक में डाउट है? अगर नहीं डाउट है तो फिर हम आगे चले। ठीक है, so let's consider you don't have any doubt in these topics, so let's proceed for unit 2। ठीक है, यूनिट 1 में मैंने बताया है जो वो पढ़ रहा है आपको, बाकी आपको ज्यादा वो करना नहीं है, जो बोला है उतना कर लीजिए। ठीक है, बड़े टॉपिक बाकी जो भेजे हुए हैं उनका करना है। यूनिट 2 में कॉलोनियल रूल में, ठीक है, प्रोमिनेंट करियर एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल में सारे प्री इंडिपेंडेंट जो पॉलिसीज आ जाती हैं, चार्टर एक्ट, मैकॉले एक्ट, वो सब आ जाते हैं। ये करना है लॉन्ग में। ठीक है, पहला जो है यूनिट 2 का वो लॉन्ग में करना है आपको। यूनिट 2 में पहला है आपका जो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल मतलब प्री इंडिपेंडेंस टाइम में जितना भी एजुकेशन में जो भी चार्टर एक्ट है, मैकॉले है, ठीक है, व्हाट्स डिस्पैच है, ये सब कुछ करना है। कुछ क्या करा है prominent characteristics of education during colonial rule, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग colonial rule, ये लॉन्ग के लिए करना है आपको। इसमें सारी वो चीजें आ जाएंगी आपको, चार्टर एक्ट में कॉलोनियल को डिस्कस सब करना है। उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, इसमें आ जाता है आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी शॉर्ट में करना, बाकी शॉर्ट में मैं बताती हूँ, लॉन्ग में तो ये थर्ड आपने कौन सा बताया मैम? हाँ? देखो पहला यूनिट 2 में आप टिक कर रहे हो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद पॉलिसीज में आते हैं तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, ये सब लॉन्ग में कर रहे हो। एनसीएफ 2005 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे आ जाइए। बस लॉन्ग में आपको इतना बहुत ज्यादा जरूरी है करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग में, ये सब लॉन्ग में। बाकी जो बचा है आप राममूर्ति का मेडिसिन शॉर्ट में करके जाओ, और एक पल को छूट भी गया तो इतना वो नहीं रहता, लेकिन करना भी तो शॉर्ट में करो, लॉन्ग में जितना बताया उतना बहुत होता है। ठीक है, शॉर्ट में कर लो। ये जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है और राममूर्ति है ना,
इसको आप शॉर्ट में कर लें, शॉर्ट में 4 मार्क्स के लिए। इसमें से कोई ना कोई तो आता ही आता है, 2 ही क्वेश्चन तो आएंगे एक चैप्टर के लॉन्ग, मैम उसमें तो से एक एक मैम क्वेश्चन दो ही जाएगा। फर्स्ट टॉपिक क्या बताया आपने, वो दिख नहीं रहा। आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? फर्स्ट टॉपिक क्या बताया आपने, नहीं दिख ही नहीं रही अभी थी। मैंने बताया आपको कि देखो यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, पहले आप ये समझ लो, यूनिट 2 पेपर 2 यूनिट 2, ठीक है? ओके। पेपर 2 यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं। पहला है आपका प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल है, हो गया ठीक आपका? प्रोमिनेंट कैरेक्टर। कर लिया आपने ठीक इसको? यस मैम। सेकंड है आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसको हम मुदालिया कमीशन भी बोलते हैं, नाम बदल के भी आएगा तो आपको पता होना चाहिए क्या नाम है दूसरा, पता है ना सबको? ठीक है, चेयरपर्सन जो होते हैं ना उनके हिसाब से उस कमीशन का नाम भी रख दिया जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, या हम इसको मुदालिया कमीशन भी बोलते हैं। उसके बाद नॉन में आपको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में करना है, और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। प्रोग्राम ऑफ एक्शन तो बहुत आसान है क्योंकि 86 की जो पॉलिसी थी उसी का तो इम्प्लीमेंटेशन है 1992, कुछ तो है नहीं अलग, ठीक है? तो आसान है, रिलेटेड है, वो याद भी हो जाता है जल्दी। उसमें पॉलिसीज बताइए, इसमें बताइए कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी आप ये इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन और रामामूर्ति को शॉर्ट में कर लेना, उसको मैम लॉन्ग ये में टॉपिक तो हमारी बुक में है ही नहीं। क्या हुआ? ये टॉपिक तो हमारी बुक में है ही नहीं। आपको तो बुक कोई भी हो, देखो इधर ये रहा ना सिलेबस, कंटेम्प्रेरी पेपर 2 आप कौन सा देख रहे हो? पेपर 1 नहीं, पेपर 2 ये वाला देखो, इसमें इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा समझ में। पेपर 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑनलाइन तो आता है, यही सब इशू है। बताओ, आधी आवाज नहीं आ रही है, पेपर पता नहीं चल रहा है। अब जितने बच्चे आ गए उतना अच्छा, हमारी भी मेहनत कम है, सामने से आपका भी डाउट अच्छे से हो जाता है, हमें भी सही है, वहाँ नेटवर्क नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये हाँ देखो हमें इस बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं पेपर 2, ठीक है? अब इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम जैसे बताया था, यहाँ पे फ्रंट पे आपको सिलेबस मिलता है, ये देखो यहाँ पे देखो, ठीक है? इसमें टिक कर लो अभी आप, आया समझ में? आया समझ में आपको? मिला आपको कहाँ यस पे? मैम, मिल गया आया, मिल गया। ठीक है? तो अभी मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो मैंने चैप्टर 2 के बताए, यूनिट 2 के बताए, हो गया? पहले टिक कर लो, फिर मुझे डाउट बताना तो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? हो गया आपका? मिल गया है आपको तो कंफर्म करिए प्लीज। पता नहीं, चलो मैम आगे, प्लीज आगे कराइए। मिल गया आपको? आगे कराइए मैम। ठीक है चलो, ठीक है। एमसीएफ 2005 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी जो इम्प्लीमेंट हुआ है एनईपी, ये कौन से एमसीएफ के हिसाब से हुआ है? एनसीएफ 23 के हिसाब से अभी चल रहा है सब कुछ, ठीक है? उसके बाद आता है यूनिट 3 में एसएसए आरएमएसए, लॉन्ग क्वेश्चन। ये पहला जो है ना एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आज एसएसए आरएमएसए, ठीक है? ये करना है आपको। उसके बाद लॉन्ग में आपका वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये आजकल लॉन्ग में आने लग गया है क्वेश्चन, पहले नहीं आता था, पहले ये शॉर्ट में आता था, पर अभी लॉन्ग में आने लग गया है। मॉडर्नाइजेशन आपने फर्स्ट पेपर में भी पढ़ के जाओगे, ऑलरेडी आपको पता है, तो यहाँ मैं नहीं बोल रही हूँ फिर इसको लॉन्ग में पढ़ो, उसको यहाँ शॉर्ट में पढ़ो, वहाँ लॉन्ग में पढ़ो, ऐसे पढ़ लो, थोड़ी मेहनत कम रहेगी, ठीक है? फर्स्ट पेपर में लॉन्ग में पढ़ लेना, यहाँ शॉर्ट में पढ़ना मॉडर्नाइजेशन, अभी लॉन्ग में एसएसए आरएनएसए, ठीक है? और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, फिर आप कर लो ये वाला इश्यूज एंड डिबेट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन।
कॉमन स्कूल सिस्टम। ये टॉपिक से 4 है जो आपको लॉन्ग में जरूरी है करना। 4 टॉपिक्स लॉन्ग में जरूरी है। एसएसए आरएमए से हो गया, इश्यूज एंड डिबेट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, कॉमन स्कूल सिस्टम और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये चारों लॉन्ग में है, बाकी जो बच गया शॉर्ट में। ठीक है, लॉन्ग में ये चारों। उसके बाद हम आते हैं यूनिट 4 पे। इसमें आजकल एक क्वेश्चन जो आने लग गया है, बहुत ज्यादा है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। ये आजकल आने लग गया है क्वेश्चन यूनिट 4 में। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, ये आ रहा है। दूसरा आपका आएगा इनइक्वालिटीज इन एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न एजुकेशन। रोल ऑफ टीचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। शायना अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज, मैम की आवाज नहीं आ रही है। कल्चर एंड एजुकेशन। ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशन है तो 5 वाला क्वेश्चन। ठीक है, वो मैम आप लिखेंगी क्या बोर्ड पे वो क्वेश्चन? चैप्टर 4 के यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। मैम यूनिट 4 के एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, मैम आवाज नहीं आई। कोई बात नहीं, यूनिट 4 का फिर से देख लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका जो कल्चर एंड एजुकेशन है वो लॉन्ग में करना है। ठीक है, ओके। सेकंड टॉपिक है आपका हाँ इनइक्वालिटीज इन एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न एजुकेशन। ओके। थर्ड क्वेश्चन है आपका न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। ओके। इसके बाद है आपका रोल ऑफ टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। ओके, ये रोल सब ऑफ लॉन्ग के लिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। हो गया डन? यस मैम। मैम मैम एक बार इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला क्या बोला था आपने? रूही एक मिनट के लिए चुप हो जाओ प्लीज। इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला क्या बोला था आपने? ये देखो यहाँ पे टॉपिक है ना, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। मैम ये मुझे ना यूनिट 4 में नहीं मिल रहा। उस पर टिक कर लो आप लोग। लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ओके मैम, ये प्रोविजंस मेड बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये तो इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला मैम मुझे मिल ही नहीं रहा है। कौन सा? इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला मैम। 4 में देखो, फिर से सुनो, मैंने 4 क्वेश्चन बोले हैं। एक कल्चर एंड एजुकेशन बोला है, दूसरा ओके। इनइक्वालिटीज इन एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न एजुकेशन बोला है, थर्ड यस बोला है मैम। आपका रोल ऑफ टीचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, और ये फोर्थ है आपका, ये ऊपर ही रह गया, ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। मैम ये कौन सा पॉइंट है मैम, मुझे मिल नहीं रहा है ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला। यहाँ पे देखो ना, ये रहा आपका सिलेबस, यहाँ है ना फ्रंट पेज पे, तो नेक्स्ट वाले पेज में यूनिट 4 के टॉपिक्स दिए हुए हैं, वहां से टिक करा है। मिल गया मैम आप आपको? कौन सा बता रहे हो? यूनिट 4, पेपर 2, यूनिट 4। मैम मुझे ना लिटरली न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं मिल रहा, पेज नंबर 6 ही ओपन करके बैठे हैं ना, पेज नंबर 6 ना। पेज नंबर 4। देखो पेज ये नंबर 4। पेज है आपके पास, अगर लक्ष्मी इंग्लिश मीडियम बुक है, ये ओके देखो मैम मिल गया। फ्रंट में सिलेबस दिया हुआ होता है, देखो ना इसको। यस मैम मिल गया। मिल गया ना बेटा, सिलेबस पे यस टिक करना, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया आपको। अभी हम थर्ड यस पेपर भी मैम। ऐसे ही करेंगे, तो हमेशा याद रखो सिलेबस खोल के बैठा करो। यस मैम, इसमें सिलेबस ना 2 डिफरेंट पेजेस पे दे रखा है, तो इस वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको ये वाला करना है ना, अपना कुरुक्षेत्र वाला नहीं करना आपको। आपको यहाँ पे करना है, देखो महर्षि दयानंद मैम यूनिट 3 का तरफ बता दीजिए। है ना, तो आप यहाँ पे देखो। ओके मैम, थैंक यू मैम। ऊपर नहीं देखना आपको। मैम यूनिट 3 का एक ही हम सुना है, वोकेशनल ऑफ एजुकेशन ना, बाकी क्या था? क्या कह रहे हो आप? यूनिट 3 का सिर्फ एक ही टिक किया है मैंने, वोकेशनल ऑफ एजुकेशन, बाकी क्या था? यूनिट 3 का आपने नहीं किया, बताने को कह रहे हो, क्या कह रहे हो? जी मैम, जी जी। ठीक है, देख लो एक बार यूनिट 3 देख लो। यूनिट 3 में जो पहला पॉइंट है आपका, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड रिलेटेड इश्यूज सच एज एमडीएम, एसएसए, आरएमएसए, मिड डे मील सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये जो पूरा टॉपिक है लॉन्ग में।
ठीक है। उसके बाद मैंने बताया सेकंड टॉपिक आपका इश्यूज एंड डिबेट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन इज कॉमन स्कूल सिस्टम। फोर्थ पॉइंट इज वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये है चारों लॉन्ग में आपके। मैम इस पर यूनिट 2 को भी रिपीट कर देंगी? क्या यूनिट 2 को रिपीट कर देंगी एक बार? आप पहले पहले नहीं कहा था क्या? बार बार मैम एक ही चीज बताएंगे? कौन सा यूनिट? यूनिट 2 नहीं समझ में आ रहा, बहुत क्लियर नहीं है, एक बार आप बोलो मैम अच्छे यूनिट से। यूनिट 2 2 बोल को एक बार वेट फॉर अ सेकंड। यस, बोलो बोलो। यूनिट 2 को एक बार रिपीट कर देंगी? यूनिट 2 रिपीट करना है। जी देखो मैम। यूनिट 2 देखो, यस देखो यूनिट 2, ठीक है। ये पहला जो पॉइंट है आपका प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। पहला ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। सेकंड में आइए, उसमें सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। उसके बाद है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। उसके बाद है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ओके हो गया? ओके मैम। हो गया डन? यस मैम। उसके बाद यूनिट 2 का ही देखो लास्ट टॉपिक है पेज के सबसे ऊपर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके ठीक है, डन हो गया सबका? यस मैम। हो गया सबका ना? यस अब अपने डाउट्स बता दो, किसको क्या डाउट है इस चैप्टर में। अगर डाउट्स नहीं है तो फिर हम चैप्टर 3 पे चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। और डाउट है तो डाउट बताओ, फिर डाउट करेंगे। किसी को कोई डाउट है टॉपिक्स में, पेपर में, कहीं पे भी? एक आया डाउट हमारे पास कॉलोनियल रूल वाला, और किसी के डाउट्स बता दो, बीच बीच में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बुक में नहीं है, ज्यादा नहीं है, नहीं ये बाहर से ही नोट्स बनाना पड़ता है इसका। ये बाहर से नोट्स बनाना पड़ता है इकोनॉमिक रिफॉर्म का, बुक में नहीं है इतने डिटेल में, ये बाहर से ही बनाना पड़ेगा। एक चौधरी की बुक आती है, एमडी की, देखी होगी तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर की, नहीं पता? चौधरी की बुक आती है, ठीक है। उसमें सारे पेपर्स का नोट्स एकदम बहुत अच्छे से दिया हुआ है, पूरे नोट्स वाइज जैसे नोट्स लिखने चाहिए, ठीक है। तो वो अगर मिल रही है कहीं पे तो उसको लेके फोटो क्लिक करके ले लो, उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला नोट भी बहुत अच्छा है। यहाँ ट्राई करते हैं, यहाँ अगर इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होगा तो फोटो क्लिक करके पीडीएफ करके हम भेज देंगे, ठीक है। पेपर 2, ठीक है। पहला आपने बोला एजुकेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, सेकंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। नोट्स इसमें बुक में इकोनॉमिक रिफॉर्म आपको बना लेना, वो आता है। कॉलोनियल रूल, इकोनॉमिक रिफॉर्म। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज शेयर योर डाउट। Online students, please share your doubts, or we will continue with these two topics only. अगर कोई डाउट नहीं है तो दो बच्चों के डाउट्स आए हैं मेरे पास, ठीक है, तो आई विल कंटिन्यू विद these topics only. ठीक है, no response, so let's begin with our first topic, education during colonial rule. जितना भी हमारा प्री इंडिपेंडेंस है सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। तो सबसे पहले आता है चार्टर एक्ट, ठीक है। चार्टर एक्ट पता है तुम लोगों को, पढ़ा है क्या? चार्टर एक्ट
चार्टर एक्ट आया था 1813 में, ठीक है। चार्टर एक्ट आया था 1813 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, ठीक है, जब उन्होंने बोला था कि हमें यहाँ पे रहना है, बिजनेस करना है, फिर उन्होंने जब लिया ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो हुआ कि नहीं, अब जब हम इस कंट्री में हमें रहना ही है ना, तो यहाँ के लोगों की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। कोई लिटरेचर नहीं लेना पड़ता है, इंग्लिश या हिंदी में। कोई वर्किंग है यहाँ पे स्कूल में? अच्छा, सही है।
Am I audible to all of you? यस मैम। यस मैम। तो एक डाउट, मेरे पास दो डाउट्स आए, अगर आपका कोई डाउट हो तो बता देना, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। पहला डाउट है आपका एजुकेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में कैसा एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, कौन कौन से एक्ट आए थे, इनको डिस्कस करना होता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्या डिस्कस करना है आपको? प्री इंडिपेंडेंस पॉलिसीज जो आई है एजुकेशन से रिलेटेड, उनको डिस्कस करना है, उसका क्या इफेक्ट रहा, ठीक है, ये सब डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए, पहला सबसे पहले जो आया था वो आया था 1813 में चार्टर एक्ट आया था, जिसमें सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट में इतना डिसीजन हुआ कि इंडिया में हम 1 लाख रुपीस खर्च करेंगे, रुपीस 1 लाख, 1 लाख रुपए खर्च करना है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे, इतना डिसाइड हुआ, चार्टर एक्ट ने इतना बोला। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हो गया प्रॉब्लम। अब आके किसी को समझ ही ना आए कि 1 लाख रुपए करना क्या है इनका, कौन से रखे, यहाँ वैरायटी ऑफ स्कूल चल रहा है इंडिया के टाइम पे, अराबिक चल रहा है, अराबिक, ठीक है, कुछ वर्नाकुलर हमारे वैदिक संस्कृति वाले वैसे संस्कृत स्कूल चल रहा है, तो अलग अलग टाइप के स्कूल चल रहे हैं, अलग अलग टाइप की चीजें चल रही हैं, करना क्या है 1 लाख रुपए से, करना क्या है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो उस टाइम आए लॉर्ड मैकॉले, इंडिया है, ठीक है, लॉर्ड मैकॉले को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक पोस्ट दिया और वो आए इंडिया। ठीक है, उसमें वो आए थे चेयरमैन ऑफ सोसाइटी फॉर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ऑफ बंगाल बन के आए थे। ठीक है, उनको एक पोस्ट देकर यहाँ इंडिया भेजा गया। तो मैकॉले बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान, बहुत ही समझदार बंदा, तो फिर बाकियों ने बोला कि चलो एक मैकॉले भाई साहब से पूछते हैं, ये यही बताएंगे कि 1 लाख रुपए का करना क्या है। ठीक है, तो सब मैकॉले के पास गए, बोले कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1 लाख रुपए का बजट पास कर दिया, इन 1 लाख रुपए से करना क्या हमें नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें सजेस्ट करिए कि इसका करना क्या है। ठीक है, और मैकॉले कैसे थे? मैकॉले थे अपने पूरे कल्चर को, मतलब पूरा वो रेस्पेक्ट देने वाले, इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश पर्सन ऐसा वाला। तो उन्होंने बोला ठीक है, लिटरेसी रेट बढ़ा तो हम अपना क्यों ना बढ़ाएं, हमें हमें इंग्लिश को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश को प्रायोरिटी देनी चाहिए और ये सब चीजें, तो इन्होंने डायरेक्टली ये चीज बोली नहीं कि हमें इंग्लिश को प्रायोरिटी देनी है या हम इंग्लिश को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम इंडियन लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे। ठीक है, ये सब कुछ नहीं बोला इन्होंने। इन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए हम खर्च करेंगे, ठीक है, स्कूल के कंस्ट्रक्शन पे, बुक्स की प्रिंटिंग पे, लेकिन सिर्फ इंग्लिश बुक की प्रिंटिंग पे खर्च करेंगे, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल पढ़ाएगा उस पर खर्च करेंगे। तो ये नहीं करेंगे हम इंडियन पे नहीं करेंगे, लेकिन हम करेंगे उस पर, तो अल्टीमेटली तुम नहीं करोगे उस पर। कहने की बात ये है, तो मेन पॉइंट जो इन्होंने बोले थे, ठीक है, 1 लाख रुपीज को कैसे खर्च करना है, उसका इन्होंने बोला। ठीक है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिएंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ओरिएंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब जो इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, उनको बोला कि इसको इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिया जाए, डिसकंटिन्यूएशन। ठीक है, डिसकंटिन्यू करना है, क्लोज डाउन नहीं बोला उन्होंने, लेकिन बोला कि ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन नहीं चलेगा, ग्रांट्स बंद कर देंगे, बोले हम तो पैसा नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली तुम चाह रहे हो कि इमीडिएट इफेक्ट से वो बंद हो जाए, आप कह रहे हो कि उनको ग्रांट नहीं देंगे, तो ओरिएंटल लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस जो ट्रेडिशनल इंडियन लैंग्वेजेस में स्कूल चल रहे हैं, उनको हम पैसा नहीं देंगे, हम पैसा देंगे जो मॉडर्न उसमें पढ़ा रहा है, जो इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट करेगा, उसको ग्रांट देंगे। तो पैसा नहीं दोगे तो स्कूल चलेगा कैसे? ठीक है, उनको ग्रांट नहीं देंगे बोल रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला कि इंडिया की जो लैंग्वेज है वो इनकम्प्लीट है, इनएफिशिएंट है। ठीक है, ये सब बोला। उन्होंने बोला कि इंग्लिश लिटरेचर का अगर एक शेल्फ है ना, उसमें जितनी बुक्स है, वो इंडिया में जितनी बुक्स है ना, पूरी बुक्स है आपके जो भी पुराने बुक्स है, वो सब एक रैक के बराबर है हमारे इंग्लिश लिटरेचर का, इतना हमारा एडवांस है, आपका बहुत ऑर्थोडॉक्स है। ठीक है, ये सब चीजें बोली। तो इन्होंने बोला ठीक है कि हम नहीं करेंगे, बहुत इनएफिशिएंट है आपका। और इन्होंने बोला कि बुक्स के पब्लिकेशन पे भी हम कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, इन लैंग्वेजेस की बुक्स अगर पब्लिश करनी है, प्रिंट करनी है, तो वी विल नॉट गिव अ सिंगल पेन, हम खर्चा नहीं करेंगे, उस पे कोई हम खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम के लिए, ठीक है, रिलीजियस प्रिंसिपल्स, इनके लिए कोड ऑफ जो लॉ है उसको इंग्लिश में लिखने की बात की मैकॉले ने। ठीक है, सेकुलर माइंडेड, ठीक है, उन्होंने रिलीजन की कोई बात नहीं की। ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड उन्होंने कोई बात नहीं करी, पर बाकी अपना बोला। कैसे ही बोला कि हम जो ओरिएंटल लैंग्वेजेस, ओरिएंटल मतलब इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, ओरिएंटल वाली जो है उसको कोई ग्रांट नहीं प्रोवाइड करेंगे, बुक की पब्लिशिंग पे हम कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, ये उनका सजेशन है। ठीक है, ये उनका सजेशन था। इसके बाद क्या हुआ, इंडिया में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी, एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी।
एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी में कुछ लोग थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा है, मॉडर्न है, सीखना चाहिए। कुछ कह रहे थे कि हमारी इंडिविजुअल एथनिसिटी खत्म हो जाएगी, आप सारी लैंग्वेजेस को खत्म कर दोगे। तो इसको बोलते हैं एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी। तो मैकॉले मिनेट के, ठीक है, मैकॉले मिनेट के जो थे वो पॉइंट्स थे, उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी इंडिया में, जिसको हम बोलते हैं एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी। ये थे एंग्लो वाले कौन है, जो इंग्लिश मीडियम को सपोर्ट कर रहे थे, और ये है जो ओरिएंटल लैंग्वेजेस, जो इंडियन एथनिक जो लैंग्वेजेस हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ओरिएंटल जो संस्कृत, अरबिक, पर्शियन जो स्कूल चल रहे थे ना, उनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, हमारे जो ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं या मीडियम है, इंस्ट्रक्शन है, उसको चलने देना चाहिए। ठीक है, और एंग्लो वाले बोल रहे थे कि इंग्लिश मॉडर्न नया लैंग्वेज आया है, तो उसी को क्यों ना हम करें, एक्सेप्ट करें, करके देखें। तो ये कंट्रोवर्सी पूरे इंडिया में उस टाइम पे हो रही थी, एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी हम इसको बोलते हैं। ये किसका रिजल्ट है, मैकॉले मिनेट का रिजल्ट। ठीक है, अब देखते हैं मेरिट्स क्या रहे, मैकॉले मिनेट के मेरिट्स क्या रहे और डिमेरिट्स क्या रहे। मेरिट क्या था, एटलीस्ट उसने वो 1 लाख रुपए कैसे खर्च करना है बताया तो सही। अभी तक तो सब कंफ्यूजन में ही चल रहे थे। ठीक है, तो एक क्लियर कट उन्होंने बताया कि करना क्या है। चार्टर एक्ट की तरह वो नहीं था, वेग नहीं था, एक क्लियर कट था उसमें कि क्या करना है। और फाइनली इन्होंने जो कंट्रोवर्सी चल रही थी एंग्लो ओरिएंटल, उसको खत्म ही कर दिया, क्योंकि चलना क्या है, चलना यही बना है, एंग्लो ही चल रहा है ना। उन्होंने बोला ग्रांट देंगे नहीं, फिर बुक की पब्लिशिंग के लिए पैसा देंगे नहीं। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने सालों साल इन्फ्लुएंस हो गया है चीजें। आज भी इंडिया में इंग्लिश की इतनी इंपॉर्टेंस है, अभी प्राइवेट जॉब से लेके आप कहीं भी देख लो, चाहे आपको कितनी भी नॉलेज हो, इफ यू कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश ना, दे विल नॉट कंसीडर इट। ठीक है, ये फैक्ट है। तो उन्होंने सालों साल बर्बाद कर दिया हमारे मैकॉले ने। ठीक है, ये उसी की थिंकिंग का इफेक्ट है जो आज तक भी इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है। The introduction of English as the medium of instruction led to the union of India. ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश को कर दिया गया पूरे उसमें। लार्ज नंबर ऑफ इंग्लिश मीडियम बुक्स वेर ओपन इन द कंट्री। एक बेनिफिट हुआ कि जो और भी अच्छे राइटर्स लिखे हुए, वो कंट्रोवर्सी अपनी जगह है, पर जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसमें कुछ अच्छे राइटर्स जिन्होंने अच्छी बातें लिखी थी, साइंस में हो चाहे लिटरेचर में, उनकी कुछ जैसे ही आई ना, इंग्लिश की पब्लिशिंग हुई, नई बुक्स आई, तो लोगों को कुछ जानने को भी मिली, ये तो अच्छी बात थी। ठीक है, तो ये अच्छा प्लस पॉइंट था। और इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को एडवोकेट किया। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पता होगा, हम लोगों को पढ़ा है, हमने पढ़ा है ना, क्या होता है, वो अपने से नीचे वालों को पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे, उनके टच में आएंगे तो वो सीख जाएंगे ऐसे। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोले कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि सबको एजुकेट करे, तो रिच जो है, जो फी पे कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, हम उनको इंग्लिश सिखाएंगे, और उनके नीचे जो लोग हैं, ठीक है, वो उनको सिखाएंगे, वो उसके नीचे वाले उसको सिखाएंगे, उसके कांटेक्ट में रहेंगे, तो बोलते चलते आते जाते वो सीखेंगे, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो इसको वो एडवोकेट करते थे, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को। डिमेरिट में क्या आएगा, सिर्फ इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उन्होंने जो इंपॉर्टेंस दी ओवर वर्नाक्युलर स्कूल्स या ओरिएंटल लैंग्वेजेस। ठीक है, और क्या है, इंडिजिनस संस्कृत पाठशाला और अरेबिक मदरसा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद ग्रांट ही मिलना बंद हो गया, पैसा ही नहीं आएगा, स्कूल चलेगा कैसे। ठीक है, तो दोनों चीजें बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद ब्रूटल सेटबैक कर दिया उन्होंने ओरिएंटल लर्निंग को। सेटबैक पैसा ही नहीं है, तुम खाली इंग्लिश में ही फोकस कर रहे, पैसा ही नहीं चलेगा कैसे, पूरा सेटबैक, बहुत पीछे चला गया वो चीज। उसके बाद नेग्लेक्ट टू द मास एजुकेशन ऑफ इंडिया, मास एजुकेशन को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, आपने तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया। ठीक है, कि कुछ को पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाना है ना, जो अगर रूल करने आए उस कंट्री में रहने आए, तो सबके एजुकेशन की रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। कुछ खाली अपर क्लास रिच क्लास को पढ़ाने से कैसे काम चलेगा, सिखाने से नहीं चलेगा, तो ये डिमेरिट में आता है। ठीक है, ये हो गया मास एजुकेशन। ये बुक में है, आपके बुक है, ये होगी ना बालाजी वाली बुक, इसमें है पॉइंट्स, आप देख सकते हो 63 पेज में। ठीक है, बुक में ही है ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आई मैकॉले मिनेट के बाद आई, ठीक है, इन्होंने दे दिया क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आया एक एडम्स रिपोर्ट। ये कुछ नहीं है, एडम ने ना उस टाइम पे वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब एरिया में जो स्कूल्स थे उनका एक रिकॉर्ड बनाया, डेटा निकाला। एडम्स रिपोर्ट एक रिपोर्ट ही है, इट्स जस्ट अ रिपोर्ट, जस्ट रिपोर्ट है कि कितने स्कूल्स हैं, कितने टीचर हैं। ठीक है,
तो ये रिपोर्ट बनाई थी उन्होंने एडम ने, ओवरऑल सर्वे करके एक रिपोर्ट बनाई थी। एडम रिपोर्ट इज नॉट जस्ट रिपोर्ट, कुछ नहीं है। एडम रिपोर्ट कुछ नहीं है, रिपोर्ट है, नाम में रिपोर्ट आ रहा है, रिपोर्ट ही है एडम रिपोर्ट। एडम रिपोर्ट 1835 टू 38 लिख रहे हैं क्योंकि अलग अलग टाइम पे और भी रिपोर्ट्स आई थी, इसीलिए एडम रिपोर्ट। एडम विलियम एडम है, ठीक है, ये 27 इयर्स तक इंडिया में ही रहे, ठीक है। कमिश्नर टू सर्वे ऑफ एजुकेशनल कंडीशन या अपॉइंट हुए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 3 अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1835 से लेके 1838 के बीच में, 3 साल में अलग अलग 3 रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की। अलग अलग रिपोर्ट्स इन्होंने सबमिट किए। फर्स्ट रिपोर्ट में इन्होंने, ठीक है, एजुकेशन इन इंडिया, उसके ऊपर डेटा कलेक्ट किया। बहुत ही इंडिजिनस एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने डेटा कलेक्ट किया। इन्होंने देखा कि उस टाइम पे 1 लाख विलेज स्कूल्स थे बंगाल और बिहार में 1830 में, ठीक है, और ग्रेट नंबर था सपोजिंग द पॉपुलेशन इज टू प्रोविंसेस टू बी 4 करोड़, ठीक है, स्कूल फॉर एवरी 400 पर्सन। स्कूल के नंबर बता रहे हैं, नंबर बस वेस्ट बंगाल और बिहार में इन्होंने सर्वे किया कितने स्कूल से क्या है। सेकंड में इन्होंने, ठीक है, राजशाही डिस्ट्रिक्ट है नाथौर थाना, वहां पे किया अपना इन्वेस्टिगेशन। इसमें 485 विलेजेस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है, 27 एलिमेंट्री स्कूल्स थे, 262 स्टूडेंट थे उसमें, ठीक है। 27 स्कूलों में 10 थे बंगाली स्कूल्स थे जिसमें 167 स्टूडेंट थे, 4 उसमें पर्शियन स्कूल्स थे जिसमें 23 स्टूडेंट थे, और 11 अरेबिक स्कूल थे जिसमें सिर्फ 42 स्टूडेंट थे। तो बस यही है इसमें वो दिया उन्होंने डेटा दिया। टीचर इन हिंदू कॉलेजेस 39 है। लर्न मैन हु वर नॉट टीचर, कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो टीचर नहीं है पर पढ़े लिखे हैं, 88 है। स्टूडेंट इन कॉलेज है उस टाइम पे 397 है। तो ये कुछ नहीं है, एडम्स रिपोर्ट आपका रिपोर्ट है, एडम ने बस सर्वे किया, रिपोर्ट डाली, कितना स्कूल है, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, ठीक है, एक सर्वे का रिपोर्ट है बस एडम्स रिपोर्ट। फिर थर्ड रिपोर्ट है, ठीक है, इन्होंने समराइज किया अपने स्टैटिस्टिक्स को, डेटा को, ठीक है, और उसमें उन्होंने कुछ चीजें बोली। इसमें इन्होंने कुछ चीजें बोली, क्या बोली देखो, हिज रिपोर्ट्स काइंड ऑफ सिस्टमैटिक सेंसस है, जैसे जनसंख्या होती है वैसे स्कूल की काउंटिंग वगैरह की, तो स्कूल का सेंसस आप मान सकते हो। तो क्या चीजें इन्होंने बोली, ठीक है, क्या इन्होंने बोला, इन्होंने बोला कि नेटिव इंडिजिनस जो इंस्टीट्यूशन से एग्जिस्टेड इन इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश के इंडिया आने से पहले भी जो इंडिजिनस स्कूल्स थे वो चल रहे थे इंडिया में, ये स्कूल्स थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला native institutions continue to function without any form of assistance from British rule. ब्रिटिश पैसा नहीं भी दे रहा है तो गवर्नमेंट स्कूल अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं। कंट्रीब्यूटिंग एफिशिएंसी टू सोसाइटी बाय एडिंग द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वहां पे स्कूल में जिस तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उससे वहां के बच्चों का मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, तो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऐसे स्कूल। ऐसा नहीं कि इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं, आप पैसा नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये फिर the institution succeed in generating a love for learning among the learners, वहाँ पे पढ़ाई ऐसी है जहाँ बच्चा खुद जाना चाह रहा है, love for learning जो आजकल बोलते हैं ना, ऐसा होना चाहिए, बच्चे का स्कूल आने का मन करे, ऐसा थोड़ी दहशत में आए बच्चा कि स्कूल आने से ही डरे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, love for learning होना चाहिए। फिर उन्होंने वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे वो बताए थे अपने रिपोर्ट में, पाठशाला थी, मदरसा, पर्शियन स्कूल और वर्नाकुलर स्कूल, डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये भी थे। सिंपल हेल्थ थे, ठीक है, अगर टीचरों के घरों में गुरु जैसे वो होते थे, गुरुकुल होते थे, ठीक है, पाठशाला थे, टीचरों के स्कूलों में घरों में ही उन्होंने स्कूल टाइप बना रखा था, बच्चे आते थे वहां पढ़ते थे, ठीक है, इस टाइप का था। कोई प्रिंटेड बुक नहीं था, वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल थे, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट होता था, नैरो करिकुलम होता था, कम कम पढ़ते थे, टीचर के घर पे आके पढ़ने, कोई प्रिंटेड बुक नहीं था, ओरल थी ज्यादातर चीजें, ठीक है, इस तरीके से। और डिफेक्ट क्या था, एक्सक्लूजन ऑफ गर्ल्स एंड हरिजन पीपल, अनटचेबिलिटी था उस टाइम, हरिजन पीपल बैकवर्ड क्लास को, और गर्ल्स का एजुकेशन नहीं था उस टाइम, ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम थी। अदरवाइज, ठीक है, ये स्कूल्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे सोसाइटी में, अनट्रेन्ड टीचर्स थे और नैरो करिकुलम थे, ये डिफेक्ट था,
ठीक है। और एडम ने कुछ सजेशन भी दिया अपने रिपोर्ट के ऊपर, उन्होंने बोला कि मास एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। और रिपोर्ट उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी सबमिट किया है ना, उन्होंने बोला कि मास एजुकेशन होना चाहिए। फिल्ट्रेशन थ्योरी को उन्होंने मना कर दिया, करेंगे तो गलत बात है। अगर हमें यहाँ पे रहना है, ब्रिटिश को रहना है, तो हमें मास एजुकेशन करना चाहिए। फिर यहाँ के लोगों की सबकी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ठीक है। ओनली हायर क्लास पीपल पर एजुकेट जहाँ पे हो रही है वो ठीक बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला यूटिलिटी ऑफ इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन, उन्होंने बोला कि रूलिंग गवर्नमेंट को, ठीक है, इंडिजिनस स्कूल को फिर से वो करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, उनको मोटिवेट करना चाहिए। बुक्स इन नेटिव लैंग्वेज शुड बी पब्लिश्ड, ठीक है। एडम ने बोला कि आप जो आपने बंद कर रखा है, पैसा नहीं दे रहे हो ना, तो ये मत करो, नेटिव लैंग्वेजेस में भी बुक के पब्लिशिंग जरूरी है। नॉर्मल स्कूल शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर ट्रेनिंग टीचर, तो बहुत अच्छी बात बोली एडम ने, ठीक है। अब ये बीएड वाले सोच रहे हैं यही लोग हैं जो बोल बोल के चले गए, हमें बीएड करना पड़ रहा है, ठीक है। Am I audible, students? Online students, am I audible? Yes, ma'am. मैम कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑफ हो गया है, अभी ऑन हो जाएगा, ठीक है, जस्ट पे। ऑन है मैम। ठीक है, इसके बाद आते हैं एडम रिपोर्ट। क्या थी? 3 रिपोर्ट्स थी, ठीक है। एडम की 3 रिपोर्ट, 3 साल में 3 रिपोर्ट आई थी। उन्होंने बताया था किस टाइप के स्कूल चल रहे हैं, कैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ठीक है। जो वर्नेकुलर स्कूल से उनके ऊपर उनकी रिपोर्ट थी और सजेशंस भी थे कि क्या क्या करना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, ये सारा था। उसके बाद आया वुड्स डिस्पैच। Which one is the first education policy of India? इंडिया का पहला एजुकेशन पॉलिसी कौन सी है? इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी कौन सी है? यही है, वुड डिस्पैच, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। यही प्रॉपर एक पॉलिसी है। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस मेंशन ना करें तो तुमसे पूछे कि इंडिया की सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी कौन सी है, तो यही है, वुड्स डिस्पैच है। डिस्पैच इसलिए बोला जाता है कि सारा डिसीजन वहां पे हुआ लंदन में, इंग्लैंड में, और उसको डिस्पैच किया गया था लिख के, इसलिए इसका नाम है वुड्स डिस्पैच, ठीक है, इसका नाम वुड्स डिस्पैच है। ये इंडिया कभी नहीं आए थे, वहीं बैठे बैठे सारा ड्राफ्ट का काम सब कुछ सब वहीं हुआ था, ठीक है, और डिस्पैच किया गया था, इसलिए दिस इज कॉल्ड वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी अपॉइंट हुए थे। उस टाइम इन्होंने ये डिस्पैच रिलीज किया था, इसको हम वुड डिस्पैच बोलते हैं। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है किसी नई चीज की डिग्री हो, स्टार्ट हो, ठीक है, फिर इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं। नहीं है, पॉलिसीज नहीं है उसमें, हिंदी मीडियम एडम वाला नहीं, तो कॉलोनियल में एडम डालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको पॉइंट्स लिख लो उसको, इसमें मैं कह रही हूँ चौधरी वाली को कुछ जरूरत है, जैसे सर पीडीएफ भेज दीजिए हमें, एक दो चीजों की होगी तो मैं भिजवा देती हूँ, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। या बुक मिल रही तो खरीद लो, ज्यादा की है नहीं पता नहीं, मार्केट में पता नहीं मिलती है नहीं मिलती है, नहीं तो एक दो चीज दे दो, सब तो नहीं भेज पाएंगे हम लोग, लेकिन एक दो चीज देना चाहिए तो देते हैं, ठीक है। वेस्टर्न नॉलेज, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था वो डिस्पैच का? वेस्टर्न नॉलेज को इंडियन लर्नर्स तक लाना,
इंटेलेक्चुअल फिटनेस और कैरेक्टर को बढ़ाना, इंडियंस विद यूरोपियन नॉलेज से वो करना, इंटरेक्ट कराना, ठीक है। तो रिकमेंडेशन क्या क्या बोला, वो डिस्कशन में क्या क्या बोला गया। इन्होंने बोला कि इंडिया में अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही है तो इंडिया के एजुकेशन की रिस्पांसिबिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, बोला गया, क्लियर कट बोला गया कि आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको लेना पड़ेगा। और ग्रांट डिनाइड को एनकरेज करिए, आपने जो ये ग्रांट्स बंद कर रखे हैं ना वो नहीं चलेगा, आप एनकरेज करो, सबको दो आप, ठीक है। सर्टेन क्वालिफिकेशन, ग्रांट के लिए आप ये वर्नाकुलर और इंग्लिश मीडियम स्कूल की क्राइटेरिया मत रखो, कुछ क्राइटेरिया रखो, ठीक है, अगर वो फुलफिल करेगा वो इंस्टीट्यूशन का उसको पैसा दो आगे चलाने के लिए, ऐसे करो, ठीक है। तो ये क्लियर बताया गया, ठीक है। और एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इन्होंने बोला उसको खोलिए, ठीक है, जिसमें क्या करेगा, उस एरिया का प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन कैसा है वो रिव्यू करता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने की बात बोली गई, अच्छी बात बोली गई। अभी भी तो ऐसे है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से आते हैं चेक करने स्कूलों में कैसा एजुकेशन चल रहा है, चलती है ना चेकिंग चलती है। मास एजुकेशन, ठीक है, मास एजुकेशन को, डाउनलोड फिल्ट्रेशन को बंद करो, मास एजुकेशन को बढ़ाना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, चीफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा, पर सिग्निफिकेंस ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज इज नो लेस एम्फसाइज, उसको भी आपको कम एम्फसिस नहीं देना है, उसको इंपॉर्टेंस देना है आप, ठीक है, ये चीज बोली। एनकरेजमेंट टू ओरिएंटल एजुकेशन, अब उन्होंने सबने तो मना किया, तो एडम ने बोला क्या नहीं करिए आप उसको, तो फिर बुक डिस्कशन में भी बोली गई ये बात कि ओरिएंटल लैंग्वेज को भी आपको इंपॉर्टेंस देनी है। टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग की बात बोली गई कि जो भी स्कूलों में टीचर है उनकी ट्रेनिंग कराइए, वो वेल ट्रेन्ड टीचर्स होने चाहिए। यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट, इस पे बहुत कई सारी अच्छी बातें हैं, ठीक है, इन्होंने यूनिवर्सिटीज खुलवाए, देखो जो लंदन यूनिवर्सिटी है ना उसी के बेस पे, उसी के मॉडल के हिसाब से कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में यूनिवर्सिटीज खुली उस टाइम पे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें बहुत अच्छी है। वोकेशनल एजुकेशन की बात बोली गई पहली बार, ठीक है, बोला गया यहाँ पे कि इन्होंने बोला कि वोकेशनल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए टेक्निकल स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वुमेन एजुकेशन की बात भी बोली गई कि कुछ तो अभी एडम ने रिपोर्ट में क्या बोला, ना गर्ल्स जा रही है स्कूल, ना हरिजन पीपल जा रहे हैं, ठीक है। तो वो डिस्कशन में बोला कि वुमेन एजुकेशन को आप इंपॉर्टेंस दीजिए वहां पे, ठीक है। अब मेरिट है, ये सारे मेरिट में आते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज खोलना, वुमेन एजुकेशन की बात करना, टीचर ट्रेनिंग, ये सब मेरिट में आते हैं। फिर ओरिएंटल लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस देने की बात बोली गई, ये सब मेरिट में आता है। डिमेरिट में क्या आता है, अब उसके पहले भी पुराने इंडिया में भी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला थी, आपने तो हमारी सब चीजों को इग्नोर कर दिया, आपने तो अपनी लंदन यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट पे ही तीनों यूनिवर्सिटी बनवाने को बोला। हमारा कुछ था पहले, अच्छा था, बहुत वेल डेवलप था, वो तो आपने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, तो ये डिमेरिट में आता है। आप चाहते तो ये भी बोल सकते थे जो ऑलरेडी इंडिया में यूनिवर्सिटी चल रही है वो अच्छी बनी हुई है, अच्छे तरीके से सोच समझ के बनाया गया है, आप वहां से कुछ फॉलो कर सकते हो या कॉपी कर सकते हो या देख सकते हो, आपने तो इग्नोर कर दिया, है ना, तो ये डिमेरिट में आता है। दूसरा आता है एंशिएंट यूनिवर्सिटी मॉडल वाज नेग्लेक्टेड, वो जो मैंने बोला तक्षशिला नालंदा इनका एग्जांपल दिया, वो नेग्लेक्ट कर दिया गया। फुल्ली स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन, ठीक है, इन्होंने बोला रिकमेंडेशन ऑफ फुल्ली स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन होगा, स्टेट के हाथ में सारा कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया, और प्रपोजल ऑफ पब्लिक एजुकेशन वाज नॉट मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस, और ये जो मास एजुकेशन को बात बोल रहे हैं वो कोई इंडियंस की भलाई के लिए नहीं था, वो इसलिए था कि क्लरिकल काम के लिए उनको लोग मिल जाएंगे और इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो ये अपने इंटरेस्ट में ही था कहीं ना कहीं, तो ये चीज थी। और डिस्पैच, ठीक है, does not ever submit to the ideal of universal literacy, ये डिस्पैच यूनिवर्सल लिटरेसी को, ठीक है, इतना वो नहीं कर रहा था, तो ये चीज है। ब्रिटिश सिस्टम में बस भरोसा बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए लोगों को मास एजुकेशन की बात की गई थी, पर इसमें भी इन्होंने अपना ही फायदा देखा था कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर कुछ अच्छी चीजें भी थी, अगेन हम बोल रहे हैं, तो वो चीज। उसके बाद आता है हंटर कमीशन 1883, है मिला कोई नहीं? एडम्स नहीं है, वो भी है।
मैं बहुत लॉन्ग में थोड़ा लिख देना है ना, बना के। और थोड़ा शॉर्ट भी करना, इंग्लिश में देखो बहुत ज्यादा है, इन्हें एक कमीशन, 2 कमीशन लिखो यही लॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा बनाना कि कॉलोनियल में सब इंक्लूड हो जाए और तुम्हारा टाइम लेने पर 3 घंटे तुम एक कॉलोनियल ही लिखते रह गए, ऐसा नहीं करना है। जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे एम्स भी दे रखा है, रिकमेंडेशन भी दे रखी है, तुम रिकमेंडेशन पे फोकस ज्यादा रखना। कोई भी पॉलिसी लिख लो, क्या रिकमेंड किया उसने और मेरिट डिमेरिट, और एक ही चीज में 4 बार रिपीट हो रही होती है, वहां शॉर्टकट कर देना। जो चीज एक लाइन में आ सकती है कि सब लिखना पड़ेगा ना, पूरा कॉलोनियल बताएगा क्वेश्चन, तो उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना लंबा अगर एक एक कमीशन लिखते रहे फिर तो हम 3 घंटे में भी नहीं होगा, कॉलोनियल लिखते रह जाएंगे सारे कमीशन। रिकमेंडेशन देखिए, हंटर कमीशन का रिकमेंडेशन, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या होगा। While imparting primary education तो आप प्रोवाइड करिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कर रहा है, लेकिन एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो उनको यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए भी प्रिपेयर करे। ठीक है, मतलब मिडिल एजुकेशन है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, उस पर भी फोकस करना है। क्या यूनिवर्सिटी प्रिपेयर करेगा मतलब क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए और एक्सटेंड करिए प्राइमरी एजुकेशन को। उसके बाद इंडिजिनस स्कूल जहां भी है उनको ग्रांट प्रोवाइड करना है, ठीक है, इंप्रूव करना है और रिकॉग्निशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये भी करना है। फिर प्राइमरी एजुकेशन शुड बी डिक्लेयर्ड टू बी द पार्ट ऑफ होल सिस्टम ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। कमीशन ने और क्या रेकमेंड किया, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड विदाउट रिगार्ड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल सपोर्ट ऑफ इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, बिना सपोर्ट के भी आप प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में चला सकते हैं, तो उस पर फोकस करिए। म्युनिसिपल और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड्स हैं, वो सेपरेट स्कूल फंड रखेंगे, सेपरेट स्कूल फंड रखेंगे दोनों चीजों के लिए, इंग्लिश वाले के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी सेपरेट फंड रखना है। फिर इंस्पेक्शन और सुपरविजन के लिए भी बोला हंटर कमीशन ने, स्कूल जहां चल रहा है वहां एक इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाए जो जाकर चेक करेगा। ठीक है, ये भी करना है। उसके बाद ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ स्टेट फ्रॉम द डायरेक्ट सपोर्ट, मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, जो स्टेट के पास सारा पावर था ना उसको विड्रॉ करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे म्युनिसिपैलिटी के पास भी आ गया, पैसे ये भी तो दे सकते हैं ना ग्रांट दे, पहले था सारा सेंट्रलाइज्ड था पावर जो था स्टेट के पास था, अब उसको धीरे-धीरे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की बात की गई जो अभी हमने वुड रिसर्च में भी देखा। ठीक है, तो उसकी बात बोली जा रही है। उसके बाद गवर्नमेंट को सेकेंडरी एजुकेशन की रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए पूरी तरीके से, अब से प्राइमरी में फोकस कर रहे थे, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बोला गया हंटर कमीशन में। सेकेंडरी लेवल ऑफ करिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, पहला लिटरेरी और साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा वोकेशनल सब्जेक्ट। सेकेंडरी लेवल के करिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, पहले में होना चाहिए लिटरेरी और साइंस सब्जेक्ट और दूसरे में होना चाहिए वोकेशनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हंटर कमीशन था। उसके बाद हम आते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, ये कमीशन अपॉइंट किया गया था बाय लॉर्ड कार्जन। यूनिवर्सिटी कमीशन नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं इसमें। जो यूनिवर्सिटीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की कलकत्ता, मद्रास और वहां, उनकी कंडीशंस को एनालिसिस करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, एक तो इसका वो था कमीशन का। और ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग इन इंडियन यूनिवर्सिटीज की ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग पे सजेशन देना, इंप्रूवमेंट की कहां जरूरत है, कैसे करना है। ठीक है, प्रोसीजर्स बताना,
हायर एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सके। अब रिकमेंडेशन में क्या क्या बोला गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो यूनिवर्सिटी को चला रहा है उसमें रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। पहले जो लोग चला रहे हैं ना उसको रीऑर्गेनाइज, नए लोग लेके आओ, आप जो एफिशिएंट है उनको लेके आओ। उसके बाद बोला गया सुपरविजन ऑफ कॉलेजेस बाय द यूनिवर्सिटी। अभी जैसे सारे कॉलेज के ऊपर यूजीसी है तो उसी तरीके का फॉर्मेट, कॉलेज को कौन इंस्पेक्शन करेगा, यूनिवर्सिटी इंस्पेक्शन करेगी, ठीक है। उसके बाद मोर डिफाइंड कंडीशंस ऑफ एफिलिएशन शुड बी इम्प्रूव्ड, किसको एफिलिएशन देना है उसके लिए क्राइटेरिया और क्लियर होनी चाहिए कि कौन ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। तो यूजीसी उसको अपने अंडर ले गया, यूनिवर्सिटी अभी से यूजीसी देती है तो ऐसे यूनिवर्सिटी अपना एफिलिएशन देगी, ठीक है। सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, तो सीबीएसई अपना नाम देने से पहले 4 क्राइटेरिया बोलते हैं कि फुलफिल होंगे तो ही हम आपको देंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है। क्लोजर अटेंशन शुड बी गिवन टू कंडीशन अंडर व्हिच स्टूडेंट्स लिव एंड वर्क, बच्चे इस कैसी कंडीशन में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है, वॉशरूम है या नहीं है, पीने का पानी है या नहीं है, क्या काम कर रहे हैं, वो कंडीशंस को, ठीक है, एनालाइज करना, देखना सही होना चाहिए। The assumptions of teaching functions, जैसे टीचिंग टीचर का क्या फंक्शन होता है, पढ़ाना, बाकी चीजें करना, उसके आवर्स वगैरह डिफाइन करना, कैसे करना है, ये सब। उसके बाद सब्सटेंशियल चेंजेस इन यूनिवर्सिटी करिकुलम में चेंज करना, सिलेबस में चेंज करना, मेथड ऑफ एग्जामिनेशन में चेंज करना, ठीक है। तो ये सब करना है, ये सब बताया गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 2 के बाद आएंगे गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। एक बार को ना ये 1913 वाला नहीं भी लिखोगे तो इतना चल जाता है, मतलब अगर तुम छोड़ दोगे या नहीं याद है तो चल रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं बता दे रही हूँ, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये रिजोल्यूशन वाला। इसको जितना शॉर्ट में लिख सकते हो उतना शॉर्ट में आप इसको निपटा सकते हो, तो कुछ नहीं, ठीक है, एकदम शॉर्ट में निपटा सकते हो 1913 में। इसमें बोला गया जो लोअर प्राइमरी स्कूल्स है ना उनको एक्सपेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग वगैरह, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह सिखाने को भी बोला गया। अपर प्राइमरी स्कूल खोले जाने चाहिए, ठीक है, और लोअर प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके उसी में हायर को इंट्रोड्यूस कर दो। प्राइवेट एडेड जो स्कूल है उसको रिप्लेस बाय लोकल बोर्ड स्कूल्स आप कर दीजिए, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स को हटा दीजिए, उसकी जगह लोकल बोर्ड स्कूल्स कर दीजिए अपने गवर्नमेंट के अंडर। मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए और इंस्पेक्शन होना चाहिए प्राइवेट स्कूल्स के लिए। रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए, जो नए नए अपग्रेड्स आ रहे हैं उनके बारे में उनको पता होना चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन से स्टेट को अपने आप कंप्लीटली विड्रॉ नहीं करना है, आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए वहां पे, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया, इसके बारे में बोला गया। तो आप खाली शॉर्ट में ये रिकमेंडेशन लिख दो, खत्म, तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता भी नहीं, ठीक है। उसके बीच फिर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था, वो सब कहानी भी थी, फिर ये रिकमेंडेशन तुरंत इंप्लीमेंट हो नहीं पाया, बोला गया था फिर डिले हो गई चीजें, तो ये सभी चीजें चल रही थी उस टाइम पे बहुत सारी। कुछ नई यूनिवर्सिटी बनी, कुछ इम्प्लीमेंटेशन रह गए जो आगे पोस्टपोन हो गए वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन 1970। आपको मेन फोकस क्या है, रिकमेंडेशन सबसे ज्यादा फोकस है। कमिटी आई तो बोला क्या और किसके अंडर आई थी वो सब, ठीक है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, इसको शॉर्ट में करना तो बहुत लंबा है, इतना तो एक क्वेश्चन के अंदर लिखते ही रह जाओगे। यूनिवर्सिटी कमीशन 1970। रिकमेंडेशन, मेरिट, डीमेरिट, ये मेन है, ये सब बस यही मेन। और किसके अंडर आया था, बस एक लाइन वो स्टार्टिंग में किसके अंडर आया था, कौन से ईयर में आया था, रिकमेंडेशंस, ठीक है। उसको मेरिट में खत्म, इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है, 1970 में आई थी, इसके चेयरमैन थे लेट
ठीक है, सर माइकल सैडलर, सैडलर कमीशन भी हम उसको बोलते हैं, सैडलर कमीशन भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन को हम सैडलर कमीशन भी बोलते हैं। रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? सेकेंडरी कोर्स और यूनिवर्सिटी के बीच एक डिवाइडिंग लाइन होनी चाहिए पूरी। अभी जैसे है ना स्कूल एजुकेशन अलग है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन टोटली अलग है, ऐसा सेपरेशन एक होना चाहिए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन होने चाहिए, तो अभी भी चल रहे हैं 10th के बोर्ड और 12th के बोर्ड। मैट्रिकुलेशन 10th को बोलते हैं, इंटरमीडिएट 12th को बोलते हैं। गवर्नमेंट, ठीक है, न्यू टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस है, जिसमें आर्ट, साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टीचिंग इनके कोर्सेज होंगे, पढ़ाई होगी। इंटरमीडिएट कॉलेजेस, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे या हाई स्कूल के साथ भी आप खोल सकते हो। तो बहुत सारे पहले, ठीक है, अभी भी बहुत सारे स्टेट में आपको इंटरमीडिएट कॉलेज मिल जाएगा। इंटरमीडिएट कॉलेज बोलते हैं उसको, जो 12th तक के होते हैं ना स्कूल लेवल को, उसको कॉलेज बोलते हैं। कैसे कुछ खुले हुए हैं जो 11 12 के हैं और कॉलेज के साथ ही चल रहे होते हैं, ऐसा भी है, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेजेस, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ चल सकते हैं या हाई स्कूल से, तो मैंने बोल दिया, एक ही पॉइंट को दो बार लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ठीक है, पास करने के बाद शुड बी मेक द एडमिशन टेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी, उन एग्जाम के नंबर के बेसिस पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप ले सकते हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, ठीक है, अलग से एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन का। कंसिस्टिंग उसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजेस ये सब होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन्हीं की देन है कि जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस खुले, कुछ स्कूल के साथ हो गए, कुछ कॉलेज के साथ हो गए। मैंने जो पढ़ाई की है ना, मेरा 11 12 कॉलेज के साथ था, जिस कॉलेज में ग्रेजुएशन था ना उसी कॉलेज में 11 12 था, मतलब 10th के बाद ही मैं हॉस्टल चली गई थी। मैं 11th में हॉस्टल में थी, 12th में हॉस्टल थी, ग्रेजुएशन के 3 साल में हॉस्टल में थी, उसी उसमें, तो मेरा 11 12 कॉलेज में हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट की अलग अलग ऐसा है, ठीक है। तो ये भी था, तो ये सैडलर कमीशन हो गया, इतना है ना। फिर आपको रिकमेंडेशंस लिखनी है, उसके बाद आते हैं हार्ड कॉपी फॉर्मेट। ज्यादा में नहीं जाना है क्योंकि ज्यादा इसका सिंगल लॉन्ग आने के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं। कॉलोनियल के अंडर ही आते हैं, छोटा छोटा सब आपको लिखना होता है। जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक एक पॉलिसी लॉन्ग में अकेली आती है ना, यहाँ पे कंबाइन नहीं आती है, कॉम्बिनेशन नहीं है। ये है आपका 1920 हार्टॉग कमेटी, मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि चेयरपर्सन थे फिलिप हार्टॉग, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो मतलब वोकेशनल एजुकेशन को छोड़ के ना ये ट्रेडिशनल जो पढ़ाई है ना, इस पे ही अभी तक भी फोकस ज्यादा देखा जा रहा है। मैट्रिकुलेशन पे अच्छे नंबर लाना, फिर आगे कंटिन्यू करना, वोकेशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने इस बारे में कंसर्न दिखाया था कि वोकेशनल कोर्सेज पे कोई वो नहीं है, तो इन्होंने डाइवर्सिफाइड कोर्सेज स्कूल में ही इंट्रोड्यूस करने की बात, स्कूल में ही कर दो डाइवर्सिफाइड कोर्सेज, ताकि ये जो ट्रेडिशनल चला जा रहा है ना, थोड़ा सा बच्चे अलग अलग कोर्सेज में भी जाए। कोई नहीं जा रहा है, उसमें देखा गया कि खोला है भी है, कराया भी है, पर कोई जान नहीं रहा उन कोर्सेज को, ठीक है। तो ये बोला गया। तो डाइवर्जन फॉर मोर बॉयज टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कोर्सेज, मिडिल स्टेज के बाद इन्होंने बोला कि बच्चों को डाइवर्ट करो, कमर्शियल कोर्सेज करे, वोकेशनल कोर्सेज करे, बॉयज को, उस टाइम में ठीक है बॉयज को बोला गया। प्रिपरेटरी टू स्पेशल इंस्ट्रक्शन, टेक्निकल इंडस्ट्रियल स्कूल में जाए, ठीक है। तो इस तरीके से बोला। और ट्रेनिंग ऑफ टीचर की बात बोली गई और सर्विस कंडीशन टीचर की सुधारने की बात बोली गई, उसमें पे स्केल बढ़ाना और बाकी चीजें आती, ठीक है। तो हार्टॉग कमेटी में बस यही था कि देखा जा रहा था कि सब ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, तो बोला गया मिडिल स्कूल के बाद, सेकेंडरी के पहले ही डाइवर्सिफाइड कोर्सेज को लॉन्च कर दो, ताकि बच्चा मोटिवेटेड हो थोड़ा अलग भी पढ़ने के लिए। उसके बाद आता है सब कमेटी। कमेटी 1934, अब इन्होंने बोला कि इन्होंने भी वही बोला, सब कमेटी ने बोला कि डाइवर्सिफाइड कोर्सेज लाई जाए सेकेंडरी स्टेज में, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए एलिजिबल हो, उधर चले जाए बच्चे पढ़ने के लिए ना, अलग उसमें
इंटरमीडिएट स्टेज को इन्होंने हटाने की बात बोली, सब ने बोला इंटरमीडिएट स्टेज हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा दो। उन्होंने लाने को बोला था, ये कह रहे हैं हटा दो। और सेकेंडरी स्टेज को 1 साल और बढ़ा दो, मतलब 11 12 2 साल करना होगा, इंटरमीडिएट ने बोला 10th तक करवा के 1 साल करवाओ, फिर यूनिवर्सिटी करवा दो। ये बीच का 2 साल जो हमने रखा है इसको हटा दो। सप्रू ने हट के ही बोला, इन्होंने बोला कि आप इंटरमीडिएट हटा दो, 1 साल एक्सटेंड कर दो सेकेंडरी को, उसको हटा दो, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, लोअर सेकेंडरी स्टेज के बाद ही वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन, उसके वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो ये जो एनईपी में नई नई बातें बोली जा रही है, बच्चों को कोडिंग सिखाना 6 क्लास से, ठीक है, ये वोकेशनल तो कहां से, ये सब तो चीजें हैं जो पहले भी बोले, हजार बार बोली जा चुकी है, कोई नई बात थोड़ी बोलते हैं। कोई भी एजुकेशन पॉलिसी है नया क्या है, वही घूम घूम के आता है, उसको इंप्लीमेंट के तरीके, फोकस आप कौन सी चीज पे ज्यादा कर रहे हो किसी पॉलिसी में, ये होता है। चीजें कौन सी है जो पहले नहीं बोली गई, सब बोली गई है, कौन सी चीजें नहीं बोली गई, सब बोल रहे हैं, है ना। ये उस टाइम 1934 में बोल रहे हैं, अब तो 2025 चल रहा है, कौन सी नई चीज है, सब बोल ही रहे हैं, ठीक है। लर्नर वही है, टीचर वही है, कंडीशंस वही है, पढ़ाई वही है, आउटपुट वही है, जाके जॉब करना है, वो करना है, तो चीजें तो वही होंगी, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। 11 इयर्स ऑफ स्कूल बोला इन्होंने, 12 साल का जो 2 साल का इंटर उसको हटा के 11 इयर्स ऑफ स्कूलिंग कर दो, ठीक है, ये चीज बोल रहे थे। उसके बाद आता है अबाउट वुड रिपोर्ट 36 37, ये तो छोटा छोटा, ये तो कुछ पूछता भी नहीं है, दो लाइन में लिख के निकल जाओ, ये सब नाम मेंशन करना जरूरी है, बस कि ये आए थे, बस खत्म, ठीक है। ये सब तो कोई नहीं पूछ रहा आपको डिटेल में। अबाउट डिटेल में लिखना क्या मैं बता रही हूँ आपको, वुड डिस्कस डिटेल में लिखना, मैं कॉलम में डिटेल में लिखना, चैप्टर एक थोड़ा सा बता देना कि 1 लाख रुपए का ऐसे हुआ था, खत्म, वहां भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एडम रिपोर्ट में बताना 3 रिपोर्ट आए थे 3 साल के अंदर, उन्होंने ये इंस्पेक्ट किया था, ये सजेशन दिए थे, कोई भी खत्म, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अबाउट वुड तो वैसे ही कोई नहीं पूछ रहा। जाकिर हुसैन कमेटी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, 1937 में आया था, क्योंकि वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, और 1930 में गांधी जी ने वहां पे किया था वर्धा में, ठीक है, तो हमें बेसिक एजुकेशन की बात आई थी, तो ये सब पढ़ाई इंक्लूड हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई नहीं पूछ रहा, ये तो नाम लिख के भी निकल जाओगे ना, एक लाइन लिख के क्या बोला था, खत्म, ये अबाउट वुड कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। 36 ये दो लोगों ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई है, इसलिए अबाउट वुड नाम है इसका, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ये अलग से कमेटी आई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, वोकेशनल एजुकेशन लगभग सभी कॉमन है ना। सब बोलेगा ही, जो पढ़ क्यों रहे हैं, पैसे कमाने के लिए तो पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़े, बीएड क्यों कर रहे, जॉब चाहिए ना सबको, तो फिर वोकेशनल एजुकेशन जरूरी, वोकेशनल में ही तो आता है, बीएड कोई हम संत महात्मा बनने के थोड़ी पढ़ रहे, पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे, वोकेशनल ही तो है, जॉब चाहिए हमें, है ना, प्रोफेशनल है, वो डिग्री है, तो इसीलिए। हाँ, मतलब प्रोफेशन में जाने से पहले आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो, प्री सर्विस ट्रेनिंग समझ लो आप, वही तो पढ़ रहे हो, जॉब में टीचिंग जॉब के लिए ही तो पढ़ाया जा रहा है इतना सब इसमें टीचिंग से रिलेटेड बताते हैं आपको, जिस तरह की चीजें पढ़ रहे हो, वही तो हम बता रहे हैं सारी सब चीजें, ठीक है। इन्होंने बोला a hierarchy of vocational institute parallel with the hierarchy of institution imparting general education, दोनों पैरेलल ही चलाई जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पढ़ लोगे तो आप वोकेशनल में जाओगे, उन्होंने बोला पैरेलल ही चलने दो, जनरल एजुकेशन भी चलने दो और वोकेशनल एजुकेशन भी पैरेलल ही चलने दो आप, ठीक है। तो न्यू टाइप ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोले गए जिसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं, जो आप समझ लो 10th के बाद बच्चे जो पॉलिटेक्निक करने, ये यही की देन, इनकी देन है, अबाउट वुड की देन है पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है। तो जब आगे आप कभी मन करे अमेंडमेंट करो, रिसर्च करो, तो बहुत मजा आता है, ये सब चीजें हम देखते हैं कि अभी जो चीजें चल रही है कहां से आएंगी, किस पॉलिसी ने दी है हमें ये चीजें, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज इसकी देन है, अबाउट वुड रिपोर्ट की देन है, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो आए थे, ठीक है, जो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, जो टेक्निकल कमर्शियल एग्रीकल्चरल इन सब चीजों के बारे में कराते हैं। उसके बाद आते हैं जाकिर हुसैन कमेटी 1937, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट।
1937 में ना कांग्रेस को उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर प्रोविंसेस एरियाज होते थे ना, तो 7 मेजर प्रोविंसेस में कांग्रेस आई थी उस टाइम पे 1937 में, ठीक है। तो उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी चेयरपर्सन थे। ये किया गया था वेस्ट बंगाल के वर्धा नाम की जगह थी, वर्धा, ठीक है, जिसको वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो जाकिर हुसैन कमेटी 1937, तो उसमें गांधी चेयरपर्सन थे, कुछ हमने वो ली गई थी, कुछ डिसीजंस लिए गए थे। उसके बाद एक मीटिंग के बाद एक कमेटी अपॉइंटमेंट की थी, उसके चेयरपर्सन थे जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने डिटेल सिलेबस वगैरह बनाया था डिसीजन के बाद। और उस मीटिंग के चेयरपर्सन कौन थे? गांधी जी थे। और कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल के वर्धा में हुआ, ठीक है। तो सब रिलेटेड चीजें हैं। कहीं आपको बोले कि वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन और जाकिर हुसैन कमेटी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत है। पहले वो मीटिंग हुई, उसके चेयरपर्सन गांधी जी थे, उन्होंने अपने ओपिनियन रखे, व्यूज रखे, तो ओपिनियन व्यूज हो गए, मीटिंग हो गई, फिर एक प्रॉपर ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा एक कमेटी, उसमें जाकिर हुसैन जो थे वो चेयरपर्सन, ठीक है। पॉपुलरली नोन एज को वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन ही बोला जाता है, ठीक है। बेसिक एजुकेशन स्कीम भी बोली जाती है, बुनियादी शिक्षा, ठीक है, बुनियाद गांधी जी की बुनियादी शिक्षा या वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन यही है, ठीक है। तो इसमें क्या डिसीजन लिया गया? इसमें गांधी जी ने बोला फ्री एंड, अभी तक किसी ने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात नहीं की है, ठीक है। फ्री एंड तो कह रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन की ड्यूटी है, ये फ्री एंड कंपल्सरी यहाँ से आ रहा है, ठीक है। जो उसके बाद तो फिर चला ही जो अभी तक भी चल रहा है, ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है, फॉर 7 years ऑन अ नेशनल वाइड स्केल, नेशन वाइड स्केल, ठीक है। 7 सालों तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, छोटे बच्चों को प्राइमरी की बात करें, फ्री एजुकेशन। फिर बाद में आया फिर 14 years तक का करना है, धीरे धीरे बढ़ी ये चीजें, पर बात यहाँ से आई थी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग करना है, अभी कहने की क्या कह रही है, अभी तो यही कह रही है ना, तो गांधी जी ने बोला कि मदर टंग में पढ़ाइए, जिस बच्चे को समझ में तो आए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि प्रोडक्टिव वर्क, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गांधी जी ने, जो आज तक किसी ने नहीं की। उन्होंने बोला कि बच्चों को स्कूल में कुछ क्राफ्ट सिखाया जाए, कि अगर मान लो बच्चा अगर आगे नहीं पढ़ पा रहा है किसी रीजन से, उसको जॉब छोड़नी पड़े, तो क्राफ्ट बना के बेच के उसको अपना लिवलीहुड अर्न कर सके ना, उसको खाली ना बैठना पड़े, दूसरों पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो स्कूल में कुछ ना कुछ क्राफ्ट जरूर सिखाया जाना चाहिए। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गांधी जी ने, ठीक है। उसके बाद कवर द रिम्यूनरेशन ऑफ टीचर्स, हाँ, उन्होंने बोला कि हमें ब्रिटिशर्स पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं टीचर की सैलरी के लिए। वो जो क्राफ्ट बेचा जाएगा उससे जो पैसा आएगा ना, उससे हम स्कूल भी रन कर सकते हैं और टीचर की सैलरी भी दे सकते हैं। तो स्कूल सेल्फ डिपेंडेंट बने अपने आप, ठीक है, अपने आप बच्चा भी सीख जाएगा और स्कूल को भी आप सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं इस तरीके से। स्कूल में एंट्री की एज 7 साल रखी इन्होंने, ठीक है। अभी फर्स्ट क्लास में एंट्री की हो गई है 6 साल, है ना, उससे पहले तो है प्राइमरी नर्सरी के जी का है, फर्स्ट क्लास के लिए 6 साल हो गई है। And the standard attained at the end of 7 years of schooling should be appropriate to the matriculation. 7 साल में एंटर करेगा बच्चा और 7 साल पढ़ाई है, 14 साल हो गया बच्चा, 14 years तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यही है। और उन्होंने बोला 7 साल जब पढ़ लेगा ना, उसको मैट्रिकुलेशन के बराबर मानेंगे, मैट्रिक 10th के बराबर मानेंगे, ठीक है। तो ये सारा था जाकिर हुसैन कमेटी की रिपोर्ट 1937। जो रिपोर्ट कहाँ से आई थी? वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन से आई थी रिपोर्ट। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, अब इसमें बहुत बड़ा दे रखा है, इतना तुम थोड़ी लिखोगे कॉलोनिया के अंदर, लिख सकते हैं ये वाला जैसे ये लिखना ही है बेटा, ये उसमें ही तो आ रहा है, इसके अंदर ही तो आ रहा है। अब देखो इसमें इतना बड़ा दे रखा है, इतना 4 पेज, अगर हम यही जाकिर हुसैन कमेटी लिखते रहेंगे फिर तो होगा, ठीक है। बुनियादी शिक्षा नहीं है, एक बार देखा ना, ये तो मुदालिया मॉड्यूलर से ना हटाओ है, खाता में तो दिया भी नहीं है, लेकिन तो पहले प्री इंडिपेंडेंस में आकर तो देना पड़ेगा, ये तो बहुत ही छोटा दे रखा है। देखते हैं इसको, ठीक है। तो इतना बड़ा नहीं लिखना, जाकिर हुसैन कमेटी बहुत ज्यादा दे रखा है, ठीक है। टीचर्स वगैरह नहीं लिखते, कुछ नहीं, रिकमेंडेशन लिखो, बता दो कि वर्धा स्कीम से आया था, जाकिर हुसैन कमेटी खत्म, इतना नहीं लिखना है। इतना लिखेंगे हम, लिखते रह जाएंगे एक और, इतना नहीं, ठीक है। उसके बाद एक सर्जेंट प्लान है, यही लास्ट है, खत्म। 44 और 47 में तो आजादी हो गया था, तो खत्म लास्ट।
इतना लंबा नहीं लिखना, जितना मैं शॉर्ट में बताया ना वही खत्म करो बस डॉक्यूमेंटेशन कमेटी। इतना लंबा नहीं, कॉलोनियल के अंदर इतना लंबा लंबा एक एक और लिखते रहेंगे हम तो लिखते ही रह जाएंगे। शॉर्ट करना है रिटर्न रिपोर्ट। हाँ ये हो सकता है शॉर्ट नोट में अलग से निकाल के डॉक्यूमेंटेशन कमेटी या वर्धा स्कीम दे दे तो वो भी 4 नंबर का ही होता है, कुछ बहुत ज्यादा निकलने वाली जरूरत नहीं। ठीक है, सर्जन रिपोर्ट 1944 इस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर ठीक है चल रही थी। पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट फिर 1944 में हुआ। अब इसमें अब उन्होंने 37 में फ्री कंपल्सरी एजुकेशन बोला ना, तो अब इसमें भी फ्री कंपल्सरी एजुकेशन आ रहा है 44 में। इन्होंने बोला एक यूनिवर्सल कंपल्सरी फ्री एजुकेशन होना चाहिए फॉर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन 6 to 14। अभी में कुछ तो बदलना है ना, गांधी जी ने 7 से बोला तो 6 से बोल रहे हैं, कुछ तो बदलेंगे तो 6 से 14 ठीक है। उसके बाद सीनियर बेसिक और मिडिल स्कूल ठीक है, इसको फाइनल स्टेज मानेंगे स्कूल कैरियर का। एलिमेंट्री एजुकेशन 2 ग्रुप में बांट दिया जाए, जूनियर बेसिक और सीनियर बेसिक। 6 से 11 साल के बच्चे जूनियर बेसिक में आएंगे और सीनियर बेसिक में 11 to 14 आएंगे। वही मिडिल और सेकेंडरी समझ लो कि उसको इन्होंने ऐसे नाम सर्जन इन्होंने बोला ना कि एलिमेंट्री एजुकेशन को 2 ग्रुप में बांट देते हैं, एक जूनियर बेसिक जिसमें 6 से 11 साल के बच्चे हैं और सीनियर बेसिक में 11 to 14 इयर्स के बच्चे। ठीक है, मदर टंग में होगा विद नो प्लेस फॉर इंग्लिश। अभी वहां से जो बातें आई तो फिर यहाँ भी आ गई। ठीक है, इंटरनल एग्जामिनेशंस वर रेकमेंडेड अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। उन्होंने बोला कोई एक्सटर्नल बोर्ड जैसे बाहर बच्चे जाके एग्जाम देते हैं ना वो नहीं होगा, इंटरनली करो। ठीक है, इंटरनल एग्जामिनेशन स्कूल में। इन्होंने बोला मिडिल स्कूल स्टेज है ठीक है, उसमें वैरायटी ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस करनी है 11 इयर्स तक, तो 5 साल और एक्सटेंड होगा ना उसमें अलग अलग कोर्सेज सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होने चाहिए। The proposed courses should be designed to prepare the pupils for entry into industrial and commercial occupations. The vocational education की बात है, ठीक है। हाई स्कूल कोर्स 6 साल का होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल एज ऑफ एडमिशन होना चाहिए 11 इयर्स। 11 इयर्स से मतलब हाई स्कूल कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है। हाई स्कूल शुड भी 2 टाइप के होने चाहिए, एकेडमिक होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए। पॉलिटेक्निक वाली जो हम बात करते हैं वो एडमिशन के लिए सिलेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, और फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। शुड बी सिलेक्टिव। सेपरेट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट लेवल के टीचर की ट्रेनिंग। बस इतना ही। सर्जेंट प्लान तक आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। प्री इंडिपेंडेंस में लास्ट आपका सर्जेंट प्लान आता है, सबसे पहला चैप्टर रहता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे 10 से 11 टॉपिक्स सारे ऐसे तो शॉर्ट करना है कुछ। मैं अब अबाउट वुड बोला ना, वो तुम 2 लाइन में लिख के निकल जाओ, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, ठीक है। शॉर्ट कर दो जहां शॉर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि इतना थोड़ी एक ही क्वेश्चन थोड़ी लिखते रहना है, बहुत क्वेश्चन है। जो शॉर्ट कर चार्टर ऐसा को लिखना ही नहीं ज्यादा, 4 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना चार्टर। मैकॉले मिनट थोड़ा सा लिखो, वुड स्पेसिफिक मैकॉले और वुड मिला के ही बहुत लंबा हो जाता है, उसको भी मैकॉले को भी बहुत लंबा नहीं करो आप, थोड़ा थोड़ा करो, खत्म करो वहां पे, ठीक है। ज्यादा नहीं करना, ज्यादा नहीं करना। वुड करो। मैम आप कॉपी चेक कीजिएगा क्या? आप चली जाइए कॉपी चेक। हमने भी तो पढ़ा है अपने टाइम में, सब ये सब कोशिश करके ही तो हमने अपनी आगे की पढ़ाई की है ना। हमने भी लिखा है अपने टाइम पे जब हम करते थे। नहीं मैम जी आप कॉपी वगैरह चेक करती हैं? आते हैं, आती है कॉपी, ठीक है ना। तो इसमें तो थोड़ा प्रेजेंटेशन हम लोग देखते, तो ये कह रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। हंटर कमीशन इतना नहीं है, थोड़ा थोड़ा बता देना। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं, हंटर सब छोटा छोटा में निपटाना, ये सब इतना ही नहीं है, 2-2 3-3 लाइन में निपटा के खत्म कर। ये सब तो बहुत सारे उसमें आंसर आपको मिलेगा भी। बेसिक एजुकेशन भी थोड़ा जाके लंबा कर देना, बीच से सब शॉर्ट करो, इसे कुछ नहीं चाहिए। एडम्स रिपोर्ट में भी आपको रिपोर्ट बैठ के नहीं लिखनी है, खाली बताना है 3 रिपोर्ट आई थी, उन्होंने स्कूल के बारे में बताया, तो सजेशन ये दिए थे, खत्म। 2 सजेशन को 1 लाइन में मर्ज कर सकते थे, 1 लाइन में ही बोल के खत्म कर दो, 2 अलग करने की नहीं है, ऐसे करना, ठीक है। तो इसको एक बना लो तो अच्छा रहेगा लॉन्ग में। शॉर्ट कहाँ पे करना है आपको, ठीक है ना। वैसे ही पूरी बुक थोड़ी पढ़ने बैठेंगे एग्जाम के टाइम में, कैसे पढ़ोगे। अब एक दूसरा डाउट था आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म का, वो कर लेते हैं। मैम इसके बाद बताओगे ना लर्निंग एंड टीचिंग वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको लाउड नहीं आवाज आ रही है। मैम मैं ये कह रही हूँ अब इसके बाद आप बताओगे ना लर्निंग एंड टीचिंग में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लर्निंग एंड टीचिंग क्यों, अभी तो 2 संडे और भी होनी है क्लासेस, क्यों परेशान हो रहे हो, अगले में लर्निंग टीचिंग करेंगे।
मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और साथ के साथ आपके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे। मैम हमारे एग्जाम तो पहले से आ रहे हैं ना, 15 16 से ही है आपके मैम। एग्जाम से पहले से आ गए, कब है एग्जाम? मैम 16 को है ना हमारे, 16 को है आपके। इसलिए गुरुग्राम, नहीं। आप गुरुग्राम के हो? हाँ जी मैम, इसलिए बोल रहे थे अगर बता देते तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर ये वाला रिफॉर्म वाला कर लेंगे, लर्निंग टीचिंग ही कर लेते हैं। किसी में है क्योंकि मैम लर्निंग? अगले संडे को तो फिर 11 हो जाएगा, तो फिर मैम टाइम भी तो कहाँ है, बचेगा कोई नहीं। बात नहीं, तो फिर लर्निंग टीचिंग यही कर लेते हैं, ठीक है? ये इकोनॉमिक रिफॉर्म नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी मैम, पहले जल्दी लिख लेते हैं। ठीक, गुरुग्राम के पहले हो गए, सेकंड ईयर वालों के भी पहले ही हो गए, स्टार्ट भी हो गया अभी, केयू के एमडीयू की स्टार्ट भी, गुरुग्राम स्टार्ट हो गया। थोड़े से जल्दी, पर गुरुग्राम जितनी जल्दी नहीं, वो बहुत जल्दी में, वो नए में है ना, बहुत जल्दी में, उनको सब कुछ जल्दी खत्म करना है। कोई जाके ना मैम होगी उसमें, बुक मांग ले, उन्हें लर्निंग एंड टीचिंग उस रूम में मैम। पेपर थर्ड बुक में। सब आसपास से आए, कहाँ से आए, कहाँ से आए हो? अच्छा, पास है फिर तो सबका। कहाँ से आया? विकास नगर। हाँ हाँ हाँ, आपके आगे में। तो आप लोग कैसे मार्क करोगे? ठीक है, नहीं वैसे तो भेज ही रखा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वैसे तो भेज रखा है। शिक्षण और अधिगम कुछ ऐसा हो, सेकंड है ना, पेपर थर्ड लर्निंग अधिगम होता है। लर्निंग। मैम इसके नहीं भेज रखे, लर्निंग एंड टीचिंग के कहाँ है। ठीक है, ये निकालिए पेपर पे, पेपर थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग, शिक्षण और अधिगम हिंदी में। निकाल लिया सबने? पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग। मैम लास्ट में ना पिछले वीक में ज्वाइन भी नहीं कर पाई थी और आवाज क्लियर आ नहीं है, लास्ट में कुछ पेपर बनवाना है करना है। ठीक है, टिक ही कर सकते हैं, टिक तो हमने करके भेज ही रखा है, तो टिक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो भेज ही रखे हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, है ना? ये नहीं हो पा रहा वैसे उसमें इसमें होगी। है ना पेपर वगैरह तो मेरे में है। ओके ओके हाँ, इनके पास होंगे। पेपर भी निकाल लिया सबने, लर्निंग एंड टीचिंग। प्लीज रेस्पॉन्ड, कुछ बोलो तो सही, पता कैसे चलेगा आपको, बोला करवाने के लिए आप कुछ बोलेंगे ही। मिल गया पेपर 3 सबका फ्रंट पेज देखो, लर्निंग एंड टीचिंग में।
मिल गया आपको? यस मैम। ठीक हाँ है। जी मैम। क्या यूनिट 1 देखो, ठीक है, इसमें जो है आपका फेजेस ऑफ जो टीचिंग है, टीचिंग का कॉन्सेप्ट, नेचर, फेजेस ऑफ जो टीचिंग है, प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव, पोस्ट एक्टिव, फेजेस ऑफ टीचिंग है इंपॉर्टेंट। फेजेस ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट है, टिक करो उसको लॉन्ग में। थ्योरीज ऑफ टीचिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में थ्योरीज आती है, थ्योरीज ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो टीचिंग का कॉन्सेप्ट, नेचर, इंपॉर्टेंस, फेजेस ऑफ टीचिंग, ठीक है, ये पहला और लास्ट वाला। उसके बाद लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये तीनों लॉन्ग में, और ये नीचे वाले शॉर्ट में आता है, जैसे टीचिंग और इंस्ट्रक्शन का डिफरेंस आ गया, या टीचिंग के साथ ट्रेनिंग का डिफरेंस आ गया, या टीचिंग के साथ इंडोक्ट्राइनेशन का आ गया, तो ये शॉर्ट में अलग अलग डिफरेंसेस आ सकती है, बाकी ये तीनों लॉन्ग में, ठीक है। थ्योरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 देखो, यूनिट 2 में जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, इसमें ग्लेशियर्स बेसिक टीचिंग मॉडल है, ग्लेशियर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। अब एक बात मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ लिया ना, सारी थ्योरीज पढ़ ली है, ठीक है, जो ग्लेशियर्स बेसिक टीचिंग मॉडल है और जो ऊपर आप फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ रहे हो, प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव, पोस्ट एक्टिव, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, 80% आंसर दोनों का सेम है। अब ये याद रख के चलना, तो उसको मत करके चलना खाली के अलग कहाँ है, कहाँ डिफरेंशिएट करना है, कहाँ एडिशनल ऐड करना है, बाकी 80% आंसर ग्लेशियर्स बेसिक टीचिंग मॉडल और फेजेस ऑफ टीचिंग का सेम होता है। ग्लेशियर्स बेसिक टीचिंग मॉडल में भी यही बता गया कि टीचिंग में जाने से पहले आपको क्या करना है, और वही बात हो गई फेजेस में बता रहे प्री टीचिंग में क्या करना है, टीचिंग में जाने से पहले आप लेसन प्लान बनाते हो, बाकी चीजें करते हो ना, तो वो ठीक है। इंटरैक्टिव में बताया जाता है क्लास में जाके क्या करते हो, पोस्ट एक्टिव में इवैल्यूएशन कैसे कर रहे हो, पढ़ाने के बाद कैसे इवैल्यूएशन हो रहा है, और बेसिक टीचिंग मॉडल भी वही सब बातें करता है, ठीक है। तो 80% आंसर दोनों का सेम है, एक अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो दूसरे का हाफ से ज्यादा प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। दूसरा ये ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट एटेनमेंट मॉडल, उसको भी टिक करो। और इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ये तीन मॉडल है। स्ट्रेटजी में जो लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और टीम टीचिंग, टीम टीचिंग आता रहता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग और टीम टीचिंग। तो लॉन्ग में यही है इसमें, ठीक है, बाकी जो रह गया वो शॉर्ट में कर लेना। साइमुलेशन लेक्चर तो आजकल बहुत कम ही आता है, लेक्चर में तो आजकल यूज ही नहीं होता ना, जैसे क्वेश्चन भी कम हो गए हैं, अब नहीं पूछता कोई लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर में थोड़ा बहुत कम हो गया है लेक्चर वाला। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग नया है, ये पूछते हैं, टीम टीचिंग पूछते हैं, ये नया है ये, ठीक है। डेमोंस्ट्रेशन और साइमुलेशन पूछ सकते हैं तो शॉर्ट में पढ़ना है, लेक्चर आप एक बार को छोड़ भी दोगे तो लेक्चर बहुत कम आता है, लेक्चर अब बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लेक्चर से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं थर्ड यूनिट, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग आता है ना वो चार्ट बना के एनालिसिस करना, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, ग्राफ वाला नहीं, ग्राफ वाला नहीं, टीचर कितना टॉकेटिव रहा क्लास में, स्टूडेंट कितना टॉकेटिव रहा, कितनी बातें की, मोटिवेट किया नहीं किया बच्चे को, पूरे जो इंटरेक्शन एनालिसिस है पूरे क्लास में टीचर का,
ना नंबर देते हैं ना कैटेगरी, हाँ वो वाला, अब वो ग्राफ वाला जो मैंने बताया। हाँ ठीक है। हाँ यस। तो ये इम्पोर्टेंट है, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है थर्ड में। और ये लिखो यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग, ये भी आता है। आता है कंस्ट्रक्टिविज्म पे बताइए, कंस्ट्रक्टिविज्म पे अकेला पूरा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि नया कॉन्सेप्ट है और ये आता है। मैम ग्लेसरर Yes. बेसिक टीचिंग मॉडल के बाद कौन क्या बताया था आपने? क्या कह रहे हो? मैम ग्लेसरर के बाद वाला कौन सा क्वेश्चन बताया था आपने? और यूनिट बताओ पहले, कौन से यूनिट का कह रहे हो? मैम सेकंड यूनिट का आपने बताया था ना ग्लेसरर वाला, उसके बाद आपने कौन सा बताया? ग्लेशियर, ग्लेशियर के बाद मैंने बोला था कि ये वाला, और जो यूनिट 1 में फेजेस ऑफ टीचिंग है ना, वो दोनों क्वेश्चन के आंसर ऑलमोस्ट सेम है, 80% सेम है उसका आंसर, ठीक है, 80% सेम है। ठीक है ना, 80% सेम है। मैं ये कह रही थी एक अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो ना तो दूसरे का आंसर ऑलमोस्ट आपका प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, ये मैं कह रही थी आपको। थर्ड यूनिट में आपने फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस और आईसीटी और कंस्ट्रक्टिविज्म ठीक करो। लॉन्ग में अकेला अकेला पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म आता है, ठीक है, पूरा। लर्निंग स्टाइल शॉर्ट में करना है, टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग शॉर्ट में। लर्निंग स्टाइल कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग में एम लर्निंग ऑनलाइन तो अपने आप भी लिख लोगे, मोबाइल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग तो बिना पढ़े भी लिख सकते हो, शॉर्ट में आएगा। लर्निंग स्टाइल और टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। लॉन्ग में देखो कंस्ट्रक्टिविज्म, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस और यूज ऑफ आईसीटी। यूज ऑफ आईसीटी भी पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, हेडिंग से याद कर लो, बाकी अपनी राम कहानी होती है, अपनी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, वो रटने वाली चीज नहीं है इसकी, ठीक है। आप दिन में देख ही रहे हो इतनी सारी चीजें, कहाँ कंप्यूटर का एप्लीकेशन हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में, पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ लो, हेडिंग हेडिंग याद कर लो, बाकी अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यूनिट 4 पे आ जाओ। ये सीसी जो है लास्ट में कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको ठीक करो। ठीक है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक, इसको ठीक करो। और पहला वाला क्वेश्चन, इवैल्यूएशन इन टीचिंग लर्निंग, कांसेप्ट, नीड, कैरेक्टरिस्टिक। कांसेप्ट, नीड, कैरेक्टर, ये सब लॉन्ग में, कांसेप्ट, नीड, कैरेक्टरिस्टिक, कोई बात नहीं। यूनिट 4 का देखिए लास्ट से, देखो नीचे है कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, डन, ये होना ही चाहिए। उसका टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है, देखो ऊपर, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, ये होना चाहिए। और पहला है इवैल्यूएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। हो गया, डन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आपको शॉर्ट में कर लेना, बाकी लॉन्ग में पहले, और हमेशा पहले लॉन्ग प्रिपेयर किया करो। इतने चैप्टर्स के लॉन्ग है ना, पहले लॉन्ग पढ़ के खत्म करो, या ये लॉन्ग ये तो हमें करना है, शॉर्ट बाद में करते रहना, 4 नंबर का ही रहता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत वैसे भी एम लाइक, ये जो एम लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग है, ये सब कोई अलग से पढ़ने के, रीड करो एक बार, 4 नंबर के लिए तो लिख लोगे, कोई ऐसा नहीं, एक पेज और थोड़ा मान लो इधर एक इधर और एक इधर, 4 के लिए बहुत है, इतना तो लिख ही लोगे, ठीक है।
मोबाइल का कहाँ का यूज हो रहा है, कोविड वाले बच्चों को सबको पता है, हम लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, सबको पता है, सबने अपने टाइम पढ़ाई की, आप लोगों ने कॉलेज में होंगे उस टाइम पे सबने पढ़ा है, ठीक है, तो आराम से इसमें लिख सकते हो, कोई ऐसी चीज है नहीं, ठीक है। कर लिया आप लोगों ने, गुरुग्राम वालों ने टिक, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं क्वेश्चन तो सबके अलग से अलग ही लेंगे, मतलब यूनिवर्सिटी वाइज थोड़े बहुत तो दुनिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी उठा लो, बीएड कोर्स है तो सब सेम ही है, आईपी है, डीयू है, फ्रेंडर्स एंड ट्राइबल एनालिसिस कौन नहीं पूछ रहा है, एजुकेशनल पॉलिसी में जो बताया इंपॉर्टेंट सेकेंडरी एजुकेशन कौन नहीं पूछता, प्रोग्राम ऑफ एक्शन कौन नहीं पूछता, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा इधर उधर कर देते और क्या, क्यूके वाले ने थोड़ी एक दो चीजें अलग कर रखी है, ठीक है, जो इसमें है इसको हटा के कुछ और उन्होंने थोड़ा बहुत कर रखा है, बाकी एमडीयू सीआरएस गुरुग्राम तो सेम ही, क्या पूछ लेगा कोई, सिलेबस से अपना से तो पूछेगा। हाँ उसमें नहीं, उसमें वो ये दो चार टॉपिक इधर उधर कर रखे हैं, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। पेपर उन्होंने जो तुम यहाँ पे कम पेपर पढ़ रहे हो वो फर्स्ट ईयर में ही बहुत सारा पढ़ लेते हैं, सेकंड ईयर में उनका कम रहता है, तुम्हारा सेकंड ईयर में ज्यादा रहता है, तो ऐसा है, उनको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा देते हैं, आगे से बहुत सारा पेपर रहता है उनका, सेकंड ईयर उनका आ जाता है, कम हो जाता है, आपका सेकंड ईयर में ज्यादा रहता है, ऐसे रहता है, बाकी चीजें वही है, पेपर वही है, और क्या पढ़ेंगे बीएड में आने से, ठीक है, और कुछ चीजें फिक्स है जो सालों से आ रही है, हम पढ़ते थे तभी पूछते थे, अब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तभी पूछते हैं, वही चीजें चल के आ रही है। कंस्ट्रक्टिविज्म लॉन्ग में मेरे बीएड के टाइम में आया था, मैं लिख के आई थी, ये क्वेश्चन आया था लॉन्ग, उस टाइम भी चल रहे थे, इंटरेक्शन एनालिसिस आया था, ठीक है, तो ये सब आया था, मीन मीडियन मोड, ये आईटी में मीन मीडियन मोड वगैरह निकालने को भी देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं, निकालने को बोलते हैं, सेकंड ईयर में हो सब पढ़ोगे, तो इसमें एमडीयू में निकालने को नहीं देते, खाली थ्योरेटिकल पार्ट पूछते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है, वो लिखना है बस, वहाँ कैलकुलेट करने को भी देते हैं, तो ये थोड़ा बहुत फर्क है, और कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है ना, ये चीज है। गुरुग्राम स्टूडेंट्स हैव यू नोटेड, कहाँ गए? हो गया सबका, इस पेपर Yes, में क्या ma'am. लिखते हैं, ऐसा कुछ जो डिफिकल्ट लगता है, उसको इकोनॉमिक रिफॉर्म रह गया, वो करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास, इसमें कुछ ऐसा जो पढ़ना हो, इसमें बड़ा रखा है सब नहीं, अब तो पढ़ना शुरू कर दो, अब टाइम नहीं है एग्जाम से, ठीक है। टीचिंग सब्जेक्ट क्या है आपके, और हिंदी वही कॉम्बिनेशन होता है मोस्टली का, इंग्लिश एसएसटी होगा, हिंदी एसएसटी या इंग्लिश एसएसटी, सेकंड पेपर के जो में ऑनलाइन वीडियोस करवा रहे हैं एसएससी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी जब इसकी, अच्छा तो उसकी वीडियोस निकालो, लेकिन सीडीपी वाले की तो है उनकी सारी, लेकिन इस वाले की ये देखिए वीडियोस बंद हो गई। अच्छा हां वीडियोस भी लगी हुई काफी सारे लोगों पे, अच्छा तो पेपर फर्स्ट के ही थे, पेपर फर्स्ट वाले सबको डाला हुआ है, शायद अब वो अटेंड नहीं किया था, बाकी का नहीं फेसबुक पे करते हुए अपलोड हो रहा है, लेकिन कंटेम्परेरी वाला है ना उसमें नहीं है, कोई इशू रहा होगा, मे बी रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे, कुछ भी हो सकता है ना पढ़ाओ तो फिर सिलेबस पीछे रह जाता है, तो इस तरीके से आप लोग अटेंड नहीं किए थे क्लासेस पे, ऑनलाइन तो हो नहीं पाती है, फिर संडे को ही टाइम मिलता है थोड़ा, संडे को ही तो होती है ना ऑनलाइन, तो डेली होती है ना, अच्छा हम कॉलेज में तो सैटरडे संडे ऑफ है, हाँ कॉलेज से ले रहे हैं ना आप लोग, वहाँ तो तो अदर डे तो कोई वर्किंग है तो फिर अपने काम नहीं है, अब मैं कौन से कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, कौन से कॉलेज एमडीयू पे ही कॉलेज में चेकिंग और ये सब भी रहता है इन लोगों का, तो ऐसे ही है। अच्छा वीकडेज में हो रही थी तो फिर इसलिए आप फिर तो मैं कॉपी का आपको चेक तो मिलेगा ही, अपने का थोड़ी अपने का ऐसे नहीं होता है, किसका मिलता है पता थोड़ी चलता है, पता नहीं चलता, सीबीएसई की भी चेकिंग में होती है तो पता थोड़ी चलता है आपको पढ़ने में किसका हाथ में आ रहा है, ज्यादा रिजल्ट बिगड़े तो समझ जाओ, समझ जाता है कि चलो ये गवर्नमेंट का आया होगा, जो उसमें सवाल है ज्यादा फेल ही हो रहे होते हैं, बाकी वैसे थोड़ी पता चलता है, किसी नहीं पता चलता किसका पढ़ना किसके हाथ में आया, नहीं पता चलता है। आप इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, अपना इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट, लड़की नीचे मतलब उसके खोल रखा है मैंने, कहाँ पे, उत्तम नगर में, और बाकी कोई आप पढ़ा रहे हो नहीं? कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा
और आप कुछ कर रहे हो? मैं पढ़ाती थी, मैंने छोड़ दिया थी। अच्छा सेशन खत्म मैं भी पढ़ाती थी। अच्छा, कोई नहीं, बीएड वेट कर लो, फिर अब सीटेट मैं मेरा चल था कि पीजी करके उसके बाद फिर यही शादी वादी में। नहीं, पीजी करते करते उससे पहले ही शादी हो गई। अच्छा, शादी बात की हाँ थी। जी, इसलिए पीजी कौन सा सब्जेक्ट में? मेरी पीजी कंप्लीट हुई। कौन सा सब्जेक्ट में पीजी? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। कहाँ से किया आपने? रुद्रप्रयाग यूनिवर्सिटी। अच्छा ललित नारायण। अच्छा बिहार से मैं। अच्छा, सही है। तो पीजी भी कंप्लीट है, कोई दिक्कत है ही, है ना? पीजीडी वगैरह के भी कर सकते हो अप्लाई, बाद में बाकी बाद में तो देखना आगे जैसे भी करना है। सीटेट वगैरह पर क्वालीफाई कर लेना, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो चाहिए होता है, केबी वगैरह में कभी करना हो। जैसे सीटेट कभी दिसंबर में तो हो गया। अच्छा तो जैसे वो तो बीएड के बाद ही कर सकते हैं ना। हाँ। कभी देंगे। तभी देंगे, वो तो आपने कर लिया, चलो अटेम्प्ट हो गया, वो हो गया, बाद में आपको कुछ करना पड़ेगा। वैलिड तो वही होगा ना, अब तो वैलिड नहीं है, आपने प्रैक्टिस के लिए दे दिया तो दे दिया। आप एग्जाम नहीं, वो वैलिड तो है, सर वो सीटेट एग्जाम तो रहेगा। टूटा हुआ था कि अभी टूटा है? अपने आप कैसे निकल के गिर गया?